नमस्कार दोस्तों, मंच पब्लिक की आवाज़ में मैं हिमांशु साहनी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृष्ण स्वरूप भारद्वाज जी। हम इनसे जानेंगे उस आपातकाल में कि इन्होंने क्या क्या दुख सहे और किन किन कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठ करके सर शुक्रिया। और इस चीज़ को सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि 1975 में जब आपातकाल लगा तो आपको उसके बारे में पता कैसे चला? एक्चुअल में क्या उस वक्त संचार का माध्यम तो कुछ था नहीं, और हम ऐसे परिवार में थे कि जब हमारे यहाँ तो ना तो अखबार आता था, रेडियो टीवी का ऐसा कुछ था नहीं। बस केवल कॉलेज में जाते थे तो वहीं से थोड़ा जानकारी मिल जाती थी और कि भाई आपातकाल लग गया है, और जिसको देखो उसको पकड़ा धकड़ी चल रही है, मार पिटाई चल रही है, परंतु अपने को इतनी ज़्यादा मतलब ज़्यादा जानकारी इतनी नहीं थी, परंतु परिस्थितियाँ थी। अब कॉलेज में ही जाते थे तो वहाँ पे हमारे जो इतने सहयोगी थे, क्योंकि शाखा में जाता था तो सब लोग जानते थे कि आरएसएस का है, तो मोहल्ले पड़ोस में भी रहता था तो सब कहते थे कि भाई तू ठीक ठाक है। हम तो ठीक है, हम तो आराम से चल रहे हैं। तो कॉलेज में जानकारी मिली कि भाई आज शाम को मीटिंग है और आपको आप लोग जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी, आर्थिक रूप से तो बहुत वो था, तो सवेरे उठ करके डबल रोटी बेचने जाना, उसके बाद में कॉलेज जाना, कॉलेज से आने के बाद में फिर डबल रोटी ले करके जो है, क्योंकि कच्चा सौदा है उसको ख़त्म ही करना है, बच गया तो ख़राब हो जाएगा, फिर उसको बेच के आया। तो वहाँ बेच के आने के बाद में फिर मैं वही साइकिल ले करके ऐप ब्लॉक चला गया। तो जैसा कि आपने बताया कि आप जब कॉलेज में थे और शाखा में जाते थे, संघ के साथ जुड़े हुए थे, तो जब आपको पता चला कि आपातकाल लग गया तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मैं सही बताऊं कि मुझे तो इस बात का था ही नहीं कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है जी। क्योंकि एक तो समाचार तो थे कि इतनी यातना हो रही हैं, जेपीजी का आंदोलन, तो अब पता चल रहा है कि जेपीजी का आंदोलन था, बड़े बड़े सत्याग्रह हो रहे हैं, परंतु मैं एक कूप मंडूक था। मेरे को तो इतना ही पता था कि यही एक पूरी दुनिया है। कभी मैंने जमुना का पुल पार ही नहीं किया था जी। ग्रेजुएशन कर रहा था, कभी जमुना के पार क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि घर की परिस्थितियों में ही इतना वो था। केवल सवेरे उठे, काम धंधा करा, दो पैसे कमा के लाए, कर लिया। कॉलेज में ही थोड़ी बहुत वार्तालाप होती थी, पता चलता था कि अच्छा, सारी चीज़ खुल के कोई बताता भी नहीं था। बिल्कुल। और अपने अंदर भी अब कोई जानकारी हो तो जिज्ञासा हो कि उस बारे में पूछा जाए, अपने को जानकारी नहीं तो क्या कुछ किया जाए उससे। तो जब संघ के साथ आप जुड़े गए थे और आपको पता चला था कि आपातकाल लग गया है और सत्याग्रह जो है उसकी भी बात चल रही है, तो आपका उसके ऊपर क्या राय थी? देखो जी, मुझे तो अरेस्ट होने के बाद में दुख हुआ कि मैं अरेस्ट हो गया बिना कुछ करे। अगर मैं कुछ करता और फिर अरेस्ट होता तो एक इज्जत और बढ़ती अपनी कि मैंने कुछ किया, क्योंकि जो संस्कार मैंने आरएसएस में ले, अभी तक तो आरएसएस में जाने का अपना तो ये था कि व्यायाम करना है, गीत गाने हैं, और भारत माता की जय बोलनी, इस तरह के खेल होते थे, उसी में अपने आप को रचा बसा रखा था। परंतु हमें कुछ देश के लिए करना है, ऐसा कुछ जानकारी थी नहीं, होती तो उसके अंदर आगे बढ़ते। अगर कहीं ये वो जो जिस मीटिंग के लिए हमको बुलाया गया था वो मीटिंग हो जाती तो हमें कोई ना कोई दायित्व दिया जाता और उस दायित्व को पूरे करते, तो उसके बाद अगर रेस्ट होते या पिटते भी तो उसका एक आनंद अलग ही होता। तो जैसा कि आपने बताया कि आप जेल में जब गए थे, तो जेल में जाने के बाद आपके परिवार को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मेरे माता पिता को, आज दुनिया में नहीं, मेरी माता जी हर किसी के पास जाती, किसी तरीके से इसकी जमानत हो जाए। HKL भगत के पास गई, जो सोर्सेज मिलते थे हर एक के आगे माथा रखती थी, किसी तरीके से कुछ हो जाए। और जिस वक्त जमानत की बात आई और जमानत पर पता चला कि अरेस्ट कर लेते हैं, तो ये ईश्वर का ही संयोग था कि जिस वक्त जमानत के रात के 12 बजे करीब निकालते हैं, तो जब नाम बोल बोल के सबको निकाला जा रहा था, मैं उस वक्त बाथरूम करने चला गया। मुझे नहीं पता कब मेरे को सब लोगों को निकाल दिया। जब वापस आया तो उस वक्त जो नॉर्मल कैदी हैं उनको निकाल रहे होंगे, तो उनके पीछे मैं भी चल रहा था। मुझसे पूछा नाम, तो मैं किशन कहते ही निकल गया बाहर। क्यों?
दीवार के साथ साथ को। किसी ने माताजी पिताजी गए हुए थे उनको लेने के लिए, उन्होंने इशारा किया कि तुम्हारा लड़का जो है ना निकल गया। मैं वहाँ से आके जाके एक झाड़ू में छुप गया, तो पिताजी ने देख लिया कि भी आया हुआ, तो उन्होंने ताली बजाई और मुझे वहाँ से लिया। और उनको क्या सुख मिला होगा मेरे को पा करके, कि आनंद मिला होगा कि चलो लड़का मिल गया। घर का बड़ा मैं ही था जी। वहाँ से हम जैसे तैसे गए, तो फिर 3 व्हीलर वाले ने कहा कि बाबूजी पीछे पुलिस लग गई है, आप यहीं कहीं उतर जाओ, दूसरा कोई कन्वेंस ले लेना, नहीं तो मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। वहाँ से जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुँचे, और घर पहुँचे तो 4 बजे जो करके पुलिस आ गई। तो हमारा 2 साइड मकान था, तो मैं दूसरे गेट से सामने वालों के घर में घुस गया, पलंग के नीचे सो गया जा करके। और उधर से पुलिस आई, धाक धूक के चली गई रीअरेस्ट करने के चक्कर में, क्योंकि इधर जमानत होती तो अरेस्ट कर लेते थे जी। तो बहुत बड़ी विकट परिस्थितियाँ उस वक्त हो रही थी। वहाँ से फिर अगले दिन सहारनपुर चला गया। मतलब कुल मिला के पूरा साल भागम भाग में लगा रहा। तो जैसा कि आपने बताया कि जिस तरीके से आपके माता पिता ने इतनी कठिनाई सही, इतनी तकलीफ़ें सही, तो जब आप जेल से बाहर आए तो परिवार वालों के साथ रिश्तेदारों का और पड़ोसियों का किस तरीके का स्वभाव था? रिश्तेदार पड़ोस के लोग सब ये कहते थे, नु कह रहे तेरी तो इतनी पहचान है, तू दुनिया के इतने काम करता है, तू अपने लिए जुगाड़ क्यों नहीं कर लेता? जी। अब मैं औरों के लिए तो जाके बात कर लूं, पर अपने लिए बात करते हुए अंदर से हिचकिचाहट होती थी। अभी पीछे वाजपेयी जी का एक वक्तव्य मैंने सुना था, तो उसने कहा था कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान दो, उनको खोजो, वही तुम्हारी रीढ़ है, ऐसा कुछ मैंने सुना था उसमें। अब हमारे उस वक़्त के जो पार्षद थे, मैं उनके पास गया कि मैंने कहा जी मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा उनका, हालांकि अभी जीवित हैं वो। उन्होंने कल आना, कल आ जाएगा, 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद करें। आखिर में खींच करके उन्होंने कह दिया नौकरी क्या मेरी जेब में रखी है? मैं हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा नहीं आने का। उसके बाद जब चुनाव हुए, मेरे पिताजी दुकान पे बैठे हुए थे, तो वो आए, जानते थे कि पुराने आरएसएस के लोग हैं ये लोग। उन्होंने कहा आपके 2 मिनट चाहिए। उन्होंने कहा भाई हमसे तो तुम 2 मिनट क्या 2 घंटे ले लो, 2 साल भी ले लो, तुम पे कितना टाइम है? तुम्हारे पास बेटा गया था, तुमने क्या जवाब दिया था? सही बात। अरे तो गलत, आप उसको भेजो हमारे पास। उन्होंने कहा भेजो क्या? आप उसने 3 बंदों को तो उसने खुद नौकरी लगवा दी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहा है। तो आपका क्या ऐसा मानना है कि उस समय के कार्यकर्ताओं में और आज के कार्यकर्ताओं में क्या फ़र्क है? देखो जी, मेरे टाइम के जो आरएसएस के वर्कर होते थे, उसमें क्या था कि जैसे मेरा खुद का गट जो था, मेरे गट की संख्या उस वक़्त 40-45 होती थी। आजकल पूरी शाखा की संख्या इतनी नहीं होती। हम लोग आपस में जाते, देखते कौन कौन नहीं आया। जब शाखा ख़त्म होती तो हम उन सब के घर जाते, घर जा कर के पता करते, उनका भाई आज तुम क्यों नहीं आ पाए? तो अगर हारी बीमारी है, कुछ है, तो वो पूछते। उनका नहीं, माँ बाप ने कहा कि भाई ये पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, इसको हमने कोई बात नहीं। तो फिर हम क्या करते कि दोपहर के अंदर हम पढ़ाई का सेशन बनाते। हम कभी किसी के घर में रुकते, वहाँ बैठ के सारे पढ़ते। मतलब हर कोई अपना ज्ञान एक दूसरे को बांटता था। तो परिवार के साथ भी एक सभी लोगों के साथ ऐसा पारिवारिक संबंध बन गया था, और समाज में की इज्जत थी कि भाई इनके साथ अगर लड़का है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईटीसी में करने जा रहा था, तो ई ब्लॉक का एक परिवार था, उन्होंने मेरे भरोसे अपने बच्चे को भेज दिया, जबकि मैं भी मेरे से 5 साल छोटा था लड़का। तो उन्होंने मेरे भरोसे भेज दिया कि किशन जी जो है ना, किशन जी के साथ में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बाकायदा उन्होंने दवाई देने का, ये देखो इसको खांसी होती है, इसको शहद में नहीं ये वाली दवाई छटवाना। मैंने कहा चिंता नहीं। सर्दी के दिन थे, उस वक्त कैंप अटेंड करने गए थे हम लोग। तो वो जो सम्मान था ना, आज ठीक है सब कर रहे हैं, आज सब मैटेरियलाइज हो गया है कि भाई कितना मैं करूं। ऐसा मुझे कोई बहुत कम देखने को मिलता है कि मुझे करना है, पाना कुछ नहीं है। अब तो हर चीज़ के अंदर है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं अपने शरीर कर रहा हूँ या समय की कर रहा हूँ, तो उसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। बिल्कुल। और हर आदमी इसी ढंग से काम कर रहा है। तो अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो सरकार है उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखो जी, जो सरकार जिस दिशा पे चल रही है, उस सरकार को अगर मैं देखूं तो पूरी की पूरी एक व्यक्ति पे ही टिकी हुई है।
जबकि उस व्यक्ति जैसा आचरण हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे अंदर भी होना चाहिए और बाकी जो उनकी कैबिनेट उनमें भी होना चाहिए। अभी पीछे मैं न्यूज़ सुन रहा था कि योगी जी हारे। बिल्कुल। इसलिए हारे कि उनके अपने ही बंदों ने उनको हरवाया कि भाई हमें मंत्री तो बना दिया, हमें खाने के तो कुछ मुझको रास्ता छोड़ा ही नहीं, तो फिर हम काहे के लिए बने हुए हैं? मैं काहे के लिए मेहनत करने जाऊं? मैं 4 जनों को बात कर रहा हूँ, इकट्ठा करता हूँ, उनको भी तो कमाई करवानी पड़ेगी। तो कोई ना कोई तो हिसाब। पहले सिस्टम बनता था ये कि थैली पहुंचती थी मुख्यमंत्री के पास में, इसी तरह से प्रधानमंत्री के पास में। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत अच्छी बात है, परंतु जो साथ के लोग हैं वो भी तो उसी डेडिकेशन से काम करें। आज विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम जब गर्व से सुनाई देता है ना, तो छाती अपने आप 56 इंच की हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा नेशनल कैरेक्टर हर व्यक्ति के अंदर होगा तो देश कभी पिछड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा दोस्तों किस तरीके से सर ने हमें बताया कि उस समय में किन किन कठिनाइयों का इन्होंने सामना करा और कैसे कैसे किस परिस्थिति से ये जूझे, और आज जो हम यहाँ बैठे हैं तो इन्हीं की बदौलत बैठे हैं। तो इसी तरीके के हम और भी लोगों से बात करेंगे और उस आपातकाल स्थिति में क्या क्या हुआ था उसके समक्ष आपको सारी चीज़ें रखते रहेंगे। धन्यवाद।